ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मैं आपको बता दूं, आज हम लोग 12th क्लास का मैथ वॉल्यूम 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करें इससे पहले हमें कुछ चीज़ों का नॉलेज पहले से होना चाहिए, और वो क्या है कि इंटीग्रेशन से पहले आपको डिफ्रेंशिएशन का एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए। ठीक है, इसका यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि थ्रू आउट इंटीग्रेशन हमें सिंप्लीफिकेशन करने का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमें आना चाहिए। और थर्ड, हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इंटीग्रेशन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को जनरली हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ ये जो दिख रहा है ये है साइन इंटीग्रेशन का। ओके, और यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेंड। इस एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड। ओके, और यहाँ जो x दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ जो f ऑफ x और ये dx है, इसका कुछ मीनिंग है, ये कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन का साइन है या फिर जो इंटीग्रेशन है ये भी कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसको हम बाद में देखेंगे। जब हम इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरली ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हमारा फोकस होगा कि हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन से थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है जनरली जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड। और यहाँ जो वेरिएबल दिख रहा है एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ जो साइन एक्स है इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेंड। साइन एक्स क्या है? यही हमारा इंटीग्रेंड है। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 हमारा क्या है? इंटीग्रेंड। क्या है? इंटीग्रेंड। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन के लिए एक लाइन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया तो समझिए आपको आधा इंटीग्रेशन आ गया, समझिए आप इंटीग्रेशन के नाव में सवार हो चुके हैं। ठीक है, और वो लाइन क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, वो लाइन कुछ ऐसा है, क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स the processes of differentiation and integration are inverse of each other. ओके, और ये लाइन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? अगर मैं इस लाइन को सिंपल में लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि if the differentiation of capital F of x is small f of x is क्या है? small f of x, then
देन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स विल बी, ये क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस लाइन को हम इस ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि द प्रोसेसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ऑफ इच अदर। क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इनवर्स होता है, इसलिए अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो देखिए कैसा दिखता है। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं तो देखिए कैसा दिखेगा, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, दैट इज हियर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इज क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। देन क्या होगा, देन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रल हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं और इसी लाइन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस एक दूसरे का इन्वर्स होता है। ठीक है, अब देखिए हम इस इक्वेशन से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर ये लाइन हमें समझ में आ गया तो अब हम देखिए इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को देखते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम अलग से नहीं देखेंगे, उसको हम अलग से याद नहीं करेंगे, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों से ड्राइव करेंगे। और वो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ओके, अब देखना, अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे हम डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। ओके, तो इधर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ठीक है, और इस साइड हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ओके, ठीक है, फर्स्ट हम क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी बाई डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है कि नहीं। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, साइन एक्स। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेसेस। ओके, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स एंड प्लस सी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस सी ऐड कर दूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी भी क्या आएगा, कोस एक्स, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इस सी के इंपॉर्टेंस को हम बाद में देखेंगे, और इस सी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इस सी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस सी, ओके, अभी के लिए अभी इतना जानो, ये सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब अगर हम सेकेंड फार्मूला को अगर हम सेकेंड फार्मूले को देखें तो वो क्या है, डी अपॉन डी एक्स। अगर मैं कोस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओके, हम क्या कर सकते हैं कि इस माइनस माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब क्या निकला कि माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स। तो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ओके, अब अगर हम आगे लिखें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, है कि नहीं।
तो अब हम यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स वो क्या होगा 10x प्लस सी। ओके, तो हम कितनी आसानी से इस टेक्निक का यूज़ करके डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखने के बाद अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बुक में क्यों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस अंदाज में दिए हुए हैं कि एक साइड डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, दूसरे साइड इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। ये बस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। ओके, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, और ये क्यों होगा, क्योंकि इसका जो है डेरिवेशन क्या आ गया, एक्स का पावर एन। ये जो है अगर डिफरेंशिएशन में फाइंड करूँ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो ये क्या आएगा, एक्स का पावर एन। इसीलिए एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। आपको इसे फाइंड करके देखना है, आप इसे सॉल्व करके देखो कि इसका डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन आता है कि नहीं। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि आपकी बुक में बहुत सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपकी बुक में दिए हुए होंगे, आपको उसे एक बार पढ़ना है और उसे याद भी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम इन फॉर्मूलों का ही यूज़ करके इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल एंड फर्स्ट हम इस फॉर्मूले पे बेस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट मी रब इट। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले पे बेस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, इस फॉर्मूले पे बेस हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पहला हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि लेट अस से एक्स टू द पावर 7 को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, और यहाँ जहाँ पे n है यहाँ पे क्या है 7। इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू हमारे पास कितना है 7। तो अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और इस प्रॉब्लम में हमारे पास n क्या है 7। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7 प्लस वन अपॉन 7 प्लस वन और साथ में प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, x टू द पावर लेट अस से 5 dx। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से आप इसको कंपेयर किए, यहाँ पे n हमारे पास क्या है 5, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन, दैट इज x टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन n प्लस वन, दैट इज 5 प्लस वन प्लस सी। तो ये कितना हो गया, x टू द पावर 6 अपॉन 6। इसका इंटीग्रेशन क्या आया, x टू द पावर 6 अपॉन 6। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि x पे जो पावर है आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद उस पर पावर 1 बढ़ जा रहा है, और जो पावर है वही नीचे आएगा अपॉन में। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, हमें अब इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आगे लिखूं x टू द पावर 3 dx फाइंड करूं तो क्या होगा, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे पावर 3 है तो इंटीग्रेशन के बाद कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन जितना पावर है उतना ही अपॉन 4 प्लस सी। ओके, ठीक है। अब अगर मैं एक और प्रॉब्लम को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, लेट अस x टू द पावर -3 dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू कितना है -3। हमें कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस वन
यहाँ हमारे पास n कितना है -3 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा -3 + 1 एंड प्लस c। तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2। ओके, तो ये कितना हो गया -2 और अपॉन में -3 + 1 ये भी होगा -2 + c। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -x का पावर -2 अपॉन 2। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो x को अगर हम नीचे लाएं तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1/2x²। ठीक है, क्योंकि जब x को नीचे लाएं तो x का पावर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻½ dx। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। ठीक है, ओके, इसको और लिखो। ओके, तो अंडर रूट का मतलब क्या हुआ पावर 1/2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है x⁻1/2 dx। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले में पुट करना है। ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 1/2। तो फॉर्मूला क्या है x⁻n + 1 दैट इज 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + c, है कि नहीं। और इसको ऐड करेंगे कितना होगा 1/2 + 1 दैट इज 3/2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा x⁻3/2 और अपॉन में भी 3/2 + 1। ठीक है, अब अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 x⁻3/2 + c। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया √x dx। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 2/3 x⁻3/2 + c। ओके, अब अगर हम आगे देखें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। ठीक है, तो इस 1/√x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻½ dx। ठीक है, अगर हम रूट को हटाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा 1/2 और फिर इस x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो फिर ये हमारे फॉर्मूले में बैठ गया, किस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, ये क्या होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 + c। और यहाँ हमारे पास n इक्वल टू क्या है -1/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा x⁻n दैट इज -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 n + c। ओके, तो अब क्या हो गया x⁻1 -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे -1/2 + 1 कितना हो जाएगा +1/2। ठीक है, तो x⁻ कितना हो जाएगा +1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 एंड + c। ठीक है, अब अगर हम फिर से इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2 × x⁻1/2 एंड + c। अब x⁻1/2 को क्या लिख सकते हैं √x। तो ये क्या हो जाएगा 2√x + c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारा इसका क्या निकला 1/√x dx क्या निकला 2√x + c। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ + x²
dx। ओके, अब देखें यहाँ पे जो प्लस है, अब हम इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको इधर रब करूँ, अगर हमारे पास दो फंक्शन है इंटीग्रेशन में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एंड डी एक्स, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको पहले अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब फिर से ये हमारे फॉर्मूले में बैठ गया एक्स टू द पावर एन वाले में, और वो क्या है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ओके, और यहाँ पे n हमारा क्या है 4, तो आफ्टर इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकला, ये। ओके, अब मैंने एक और प्रॉब्लम लेके रखा है, सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। और अभी हमने फॉर्मूले में क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये आपको बुक में मिल जाएगी और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, अब अगर मैं आगे देखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, अगर हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -1 डी एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू कितना -1, तो एक्स टू द पावर -1 प्लस 1 फिर अपॉन -1 प्लस 1 एंड प्लस सी। अब देखिए, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 0 अपॉन 0 एंड प्लस सी एंड समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये टर्म हमें नहीं चाहिए, ये हमारा मैथमेटिकल टर्म अभी के लिए मान लीजिए नहीं है, तो ये डिफाइंड ही नहीं है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस सी। ये क्या होता है, log x प्लस सी। क्यों, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी क्या, कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज इनवर्स। तो अगर हम log x का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है कि नहीं। तो इफ़ log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, है कि नहीं, log x प्लस सी। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस सी, और log क्या होगा, नेचुरल log। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x। ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए और दूसरा हमें सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। इसीलिए पहले ही मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन से पहले आपको सिंपल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए ये कैसे होता है। अब यहाँ जो है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, इक्वल टू 1। इसलिए हम 1 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस ये कितना है, साइन 2x, ये कितना है, साइन 2x एंड dx। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। तो हम आगे इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को क्या लिखेंगे 2 sin x इंटू कोस एक्स, है कि नहीं। तो इसी चीज़ को, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अभी नहीं हुआ, देखना कैसे सिंप्लीफाई हो जाता है। फिर अब हम यहाँ पे थोड़ा और सोचे, इसको गौर से देखें तो ये क्या दिखता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये a माइनस बी के फॉर्मूले में बैठ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लेट मी राइट इट लाइक दिस, तो लेट मी राइट इट लाइक दिस, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से अरेंज करके लिखूँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको पहले लिख दूँ 2 कोस एक्स साइन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इस साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ लिख दें एंड डी एक्स। अब देखिए, अब ये क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। ये क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट है, तो ये हट जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, यही ना बचेगा। अब देखिए इस लाइन को, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और जब हम इतना सिंप्लीफाई कर दें तो फिर ये बेहद इजी हो गया। देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और ये कितना हो जाएगा cos x dx क्या होता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और यहाँ पे क्या है पहले से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस cos x एंड प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिला sin x प्लस cos x प्लस c। तो देखिए इसमें किस किस टेक्निक का यूज़ हुआ, एक तो हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज़ किया, और फिर हमने सिंप्लीफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया। तो ये हमारा प्रॉब्लम कितना इजी हो गया। इसीलिए मैंने कहा आपको कि इंटीग्रेशन में आपको सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसमें फोकस करें, मैं उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ, आपको डिफरेंशिएशन पे वीडियो मिल जाएगा, ओके। और रही ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आप एक बार देख लें, और जो सिंप्लीफिकेशन का टेक्निक है उसको मैं यहीं साथ साथ में बताता जाऊँगा, ठीक है, ओके। तो इसको नोट डाउन करें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, ओके। अब देखिए अब फिर से 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, फिर हमें क्या करना होगा सिंप्लीफिकेशन टेक्निक लगाना होगा। और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉब्लम दिख रहा है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हैं 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, क्या होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये dx, ठीक है। अब अगर हम आगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब भी हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें। अगर sec स्क्वायर एक्स होता तो वो क्या हो जाता है tan x प्लस c, लेकिन हमारे पास क्या है tan स्क्वायर एक्स, तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1, है कि नहीं। यानी कि हम tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx। अब देखिए अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल लग रहा है, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, और 1 का क्या हो जाएगा x, ओके।
तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, है कि नहीं, अदर लिखो 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमारे फॉर्मूले में सेट हो गया और ये भी फॉर्मूले में सेट हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और x का क्या हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा x एंड प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिला, 1 माइनस कॉस 2x अपन 1 प्लस कॉस 2x dx हमें क्या मिला, tan x माइनस एक्स प्लस सी। तो फिर तो हमने क्या देखा कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो 3-4 स्टेप मैंने किया ये बस सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का ज़रूरत पड़ा, इसीलिए मैंने कहा आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करें। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए इंटीग्रेशन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करके अपने फॉर्मूलों में इसको सेट करें, और वही फार्मूलों में जो हमारी बुक में दिए हुए हैं उससे एक्स्ट्रा हमें कोई फार्मूलों की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें उन फार्मूलों में सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ तो हमें कोई ऐसा टेक्निक नहीं दिख रहा है कि हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, तो हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताइए। अगर मैं इसको ऊपर सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास क्या है, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर हम इसको सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। देखिए सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन भी क्या करते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। देखिए जितना से मल्टीप्लाई कर दिया उतना से उसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको मैंने सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया और यहाँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो ये चीज़ बचेगा। तो इस फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या है हमारे पास डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, और नीचे क्या आएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये वही फॉर्मूले में सेट होगा, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता था हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था कि नहीं। तो यहाँ देखिए ए की जगह पे क्या है सेक एक्स, बी की जगह पे क्या है टेन एक्स, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो नीचे क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो ये हमारा, अगर ये सिर्फ अकेले रहे, सिंगल रहे, तो ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा और सेक एक्स इंटू टेन एक्स भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हमारे फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ अब देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या ऊपर सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स
और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए, अब अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हमारे फॉर्मूले में सेट हो गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 10x, और सेक एक्स इंटू 10x भी हमारे फॉर्मूले में सेट हो गया, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 10x, और इसका क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स एंड प्लस सी। तो ये निकला हमारा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, ये क्या निकला 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने 3-4 स्टेप का ये काम किया, ये बस सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, और इस सिंप्लीफिकेशन में हमने प्रीवियस ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ किया और सिंप्लीफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया, और हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाया। फिर ये हमारे लिए इंटीग्रेट होने के लिए रेडी हो गया। ओके, तो हमें इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है। आपको अभी क्या करना है कि आप पहले RS अग्रवाल के सारे प्रॉब्लम बनाओ, या फिर आप किसी भी बुक से बना सकते हो जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आप NCERT के प्रॉब्लम को बनाओ। ठीक है, तो ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1.1 एंड RS अग्रवाल या कोई भी बुक का आप पहले ट्राई करो, और जो अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं बनता है तो नीचे आपको कमेंट करना है, और कमेंट में क्या लिखना है, जो प्रॉब्लम नहीं बन रहा है वो लिखना है। ठीक है, उसको किस अंदाज में लिखेगा, सबसे पहले बुक नेम लिखना है, कौन सा बुक का है जो नहीं बन रहा है। ठीक है, बुक नेम, फिर क्या लिखना है एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज का है जो नहीं बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको इस तरह से कमेंट करो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन या तो PDF में प्रोवाइड करूँगा या फिर उसको वीडियो लेक्चर के थ्रू ही आप लोगों को दे दूंगा। ओके, जैसे मान लिया जाए हमारे पास NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बन रहा है, तो आपको क्या लिखना है, NCERT एक्सरसाइज लेट अस से 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 10, बस आपको इतना लिखना है। ठीक है, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।